दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने ये कहानी के साथ आ गया हूँ। आज का जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक जवान लड़की को माँ अपने दादी के हवाले कर गई। यानी उसी लड़की को दादी का देखभाल करने के लिए माँ कुछ दिनों के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे जगह पे चले जाते हैं। क्योंकि माँ का सपना थी, कई दिनों से सपना सहज रही थी जो मैं उस जगह पर जाऊँगी। मौका मिलती है तो माँ उस जगह पर चली जाती है। बेटी उस घर में अपनी दादी के साथ रह जाती है। लेकिन बेटी के साथ जो कुछ होता है, दो लड़का मिलकर जो हरकतें करता है उस लड़की के साथ, और वो लड़का भी जानने वाले में से ही था। उसके ऊपर वो लड़की बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। वो लड़का आखिर उसका भरोसा तोड़ता है, और तोड़ने के बाद दो लड़का मिलकर जो पूरी रात उसके साथ हरकतें करता है। सुबह जब दादी अपनी पोती को ऐसी हाल में देखती है, उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। और जब पता चलता है, उस पोती ने खुद बताई, जो दादी मेरे साथ ये सारी हरकतें करने वाला उस लड़का का नाम बताता है, तो दादी आग बबूला हो उठती है और फौरन अपने पोती को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस भी इस मामले को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है। फौरन पुलिस टीम गठित करती है और वो दोनों लड़का को हिरासत में लाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी है बिहार प्रदेश का। कहानी बिहार प्रदेश का, जैसे कि आप लोग सारे लोग जानते हो, पिछले महीने में यानी 2025 जनवरी में कुंभ का मेले का शुरुआत होता है। और इसी कुंभ को लेकर पूरा देश में तरह तरह की खबरें आ रही थी। तो इसी कुंभ के मेले में जो श्रद्धा का डुबकी होता है, वो डुबकी लगाने के लिए एक महिला कई दिनों से सपना देख रही थी, जो मैं उस कुंभ के मेले में जाऊंगी और मैं गंगा में जाकर डुबकी लगाऊंगी, कुछ आशीर्वाद मांगूंगी अपने परिवार के लिए, अपने घर वाले के लिए, अपने बच्चे के लिए, खास करके अपनी लड़की के लिए, क्योंकि उसके लड़की का शादी होने वाली थी। उस महिला का नाम होता है सीमा। सीमा अपने कुछ गांव वालों के साथ, गांव वाले भी जाने वाले थे, सारे लोगों में बातचीत हुआ जो इस साल 2025 का कुंभ के मेले में हम लोग ज़रूर जाएंगे और गंगा में जाकर डुबकी लगाएंगे। उस गांव में जो पूरा कहानी है बिहार लखीसराय का है, एक गांव का है। बिहार लखीसराय से कुछ महिलाएं जो है, खास करके महिलाएं, उसमें मर्द एक भी नहीं रहता, सारे महिलाएं होती है। तो सब शादीशुदा थे, बुजुर्ग थे। सारे लोगों ने ये बातचीत किया था जो हम लोग 2025 का कुंभ के मेले में जाएंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो तय हो जाता है। अब लोग जनवरी में अपने अपने घर वाले के जितने भी बच्चे थे सब घर वाले को बताते, जो हम कुछ 5-6 लोग होता है, टोटल सारे लोग कुंभ के मेले के लिए रवाना होती है। और यहीं सीमा जो है, सीमा के घर में टोटल 4 लोग रहता है। सीमा का पति जो है वो मुंबई में रहता है और घर में 3 महिलाएं थी। एक तो सीमा की सास बुजुर्ग है, उनको आंखों से भी कम दिखाई देता है और कानों से भी कम सुनाई देता है, क्योंकि बुजुर्ग होने की वजह से उनका तबीयत हमेशा ही खराब रहता है। और सीमा के एक लड़की है जिसका नाम है आरती। आरती का उम्र जो है 21 साल, और आरती का शादी भी तय हो गई थी। और ये सीमा, टोटल कुल 4 लोग हैं। अब सीमा को जाना था कुंभ के मेले में और डुबकी लगाना था, गंगा माँ के सामने कुछ आशीर्वाद मांगना था अपने लिए, अपने घर वाले के लिए, अपनी बेटी के लिए। तो अपने बेटी को कहती है, जो बेटी मैं कुछ दिनों के लिए, जैसे तू जानती है, जो मैं प्रयागराज जाना चाहती हूँ, कुंभ के मेले में जाना चाहती हूँ, तुझे तो पता ही है, तो कुछ दिनों तक तेरा दादी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना। ये सारी बात माँ अपने बेटी को समझाती है। तो सीमा कहती है, माँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम मोबाइल लेकर चले जा रहे हो तो मेरा टाइम पास कैसे होगा, तो मुझे भी तो कम से कम एक मोबाइल दिला कर जाओ। तो सीमा का मैं कहती है, देख इतना तो पैसा है नहीं, और ये बड़ा जो मोबाइल है मैं लेके इसलिए जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे जो मैं कुछ तस्वीरें कैद करूँ, कुछ वीडियोस बनाऊँ, तो लाके तुझे दिखा सकता हूँ। जो आरती है उसने कहा, ठीक है माँ, आपको जो ठीक समझे। लेकिन आरती का थोड़ा दिल टूटा, सीमा को समझ में आया आरती के माँ को। तो उसने कहा, एक काम कर बेटा, कुछ पैसा रखा हुआ है, इसमें एक जो छोटा वाला फ़ोन आता है वो दुकान से लेके आ, ताकि मैं तुझसे बात कर सकूँ। सीमा कुछ पैसा आरती को देती है, आरती उस पैसे से ब्लैक एंड वाइट मोबाइल लेकर आती है और सीमा अपने सहेलियों के साथ, गांव वाले के साथ रवाना हो जाती है प्रयागराज के लिए, कुंभ के मेले के लिए। वहाँ रह जाती है आरती और उसके दादी। लेकिन एक दिन बीता था, आरती
किसी को फ़ोन करती है, और जिसे फ़ोन करती है वो कोई अनजान नहीं होता है, क्योंकि वो आरती का होने वाला पति था। उसी के साथ उसका शादी तय हो गया था, और उसी के लिए सीमा खास करके गंगा में डुबकी लगाने गई थी। कुछ मनोकामना थी उससे मांगने के लिए, उसे गंगा माँ से आशीर्वाद मांगने के लिए, अपनी बेटी के लिए गई हुई थी। यहाँ आरती अपने होने वाला पति, जिसका नाम होता है राहुल, राहुल को फ़ोन करती है और कहती है, देखो तुम तो बहुत बार मिले हो मुझसे, क्योंकि जब से शादी तय हो गया था राहुल जो है उसके घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे, और उनके रिश्तेदार जो है आरती के गांव में है राहुल का। राहुल जब भी उस रिश्तेदार के वहाँ जाता है, अपने होने वाले ससुराल में ज़रूर जाता है और मुलाकात करके आता है। आरती से बातचीत भी होता था, फाइनल हो चुका था शादी को, तो इसीलिए कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। आरती राहुल को फ़ोन करती है, कहती है, देखो माँ तो गई है प्रयागराज कुंभ के मेले में, और उनको आने में 1 हफ्ता बीत जाएगा, तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? रात के वक्त फ़ोन किया था। राहुल ने कहा, अभी तो देर रात हो गई, रात तो हो गई, अभी सर्दी का मौसम है, कैसे आ सकता हूँ, 10 किलोमीटर का दूरी है। तो उसमें आरती कहती है, देखो मैं इसीलिए तो तुम्हें बुला रही हूँ, तुम तो दिन के वक्त आते ही हो, कभी हम दोनों अकेले नहीं मिले, आज मौका अच्छा है, अगर तुम चाहते हो मुझसे अकेले में मिलना तो तुम आ सकते हो। ये बात जब आरती करती है तो राहुल को समझने में देर नहीं लगती, जो आखिर आरती ऐसी बातें क्यों कर रही है। राहुल भी तैयार हो जाता है, फौरन राजी हो जाता है और कह देता है, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। वही आरती का दादी जो है, जैसे कि शुरुआत में बताया, आंखों से कम देखती है, कानों से कम सुनती है। आरती को जैसे ही पता चला राहुल आने वाला है, आरती जल्दी से अपनी दादी को खाना खिलाती है और उसके कमरे तक ले जाती है और कहती है, दादी तुम सो जाओ, रात हो रहा है, मैं भी अपने कमरे में सो जाती हूँ खाना वाना खा के। ये दादी को झूठ बोलती है, वो ये नहीं कहती जो राहुल आने वाले हैं। आरती अब इंतज़ार करने लगती है राहुल का। राहुल कुछ ही देर में आ जाता है, लेकिन राहुल अकेला नहीं आता है, राहुल के साथ एक लड़का और था। इसे देख के आरती को अजीब लगा, जो मैं खास करके उसको बोले जो अकेले में मिलना है, कभी हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला, आज अच्छा मौका था, वो भी वो किसी को साथ में लेकर आया और रात के वक्त। तो आरती ने पूछा, जैसे ही राहुल का एंट्री हुआ घर के अंदर, चुपचाप तरीके से उसको घर के अंदर लिया। वो दोस्त भी उसका साथ, जो राहुल के साथ था लड़का, वो भी उसके साथ था, दोनों को कमरे में बुला लिया और थोड़ा स्लो आवाज़ में बातें कर रहे हैं, दबी आवाज़ में बातें कर रहे थे। तो इतने में ना आरती पूछती है, जी ये कौन है? राहुल कहता है, ये मेरा दोस्त है। फिर आरती राहुल से इशारा करती है, जो तुम इसे क्यों साथ में लेके आया? मैं तो तुम्हें बोली थी तुम आना, हम दोनों अकेले मिलने चाहते। तब राहुल कहता है, देखो मुझे मिलना और मेरे दोस्त, उसका नाम होता है अक्षय, मेरे और अक्षय के बीच में कोई फ़र्क नहीं। जो तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहते थे, हम दोनों से मिले, जो बात करना चाहती हो, जो करना चाहती हो कर सकते हो, इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है, हम दोनों एक ही है, समझ लो। आरती को अजीब लग रहा था ये सारी बात, ये कैसे कैसे बातें कर रहे हैं राहुल, आरती तो कुछ और मकसद से बुलाए थे। फिर राहुल कहता है, देखो जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो, जिस वजह से तुमने जिस काम के लिए बुलाए हो, चलो उसी काम को हम तीनों मिलकर करते हैं। जैसी ये बात आरती सुनती है राहुल के मुंह से, आरती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। आरती कहती है, ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, और ये क्या तुम बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है कि नहीं, तुम क्या क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे होने वाली पत्नी हूँ और तुम कैसे बातें कर रहे हो? और तुम इसे क्यों लेके आया? जाओ तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कहना है। आरती बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। आरती का गुस्से को देख के राहुल थोड़ा खामोश होता है। राहुल थोड़ा उसे समझाता है, अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, ये मेरा खास दोस्त है। सर्दी का मौसम था, मेरे पास मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था बाइक पे, इसीलिए मेरा दोस्त मेरे साथ ही बैठा था, तुम्हारा फ़ोन गया तो मैंने अक्षय को बोला, जो अक्षय मेरा जो होने वाली पत्नी है, कुछ काम है बुलाया, चल मेरे साथ। ये तो आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, तभी तो मेरे दोस्त ने मेरा साथ दिया। इतना ठंडी में भी देखो 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए तो मुझे लेकर आया। तुम इसके बारे में कुछ बोलो मत और कुछ गलत मत सोचो, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। अच्छा एक काम करो, कम से कम हम दोनों को चाय तो पिला दो। आरती को राहुल के बातों पर बहुत गुस्सा आया था, जब उसके दोस्त के सामने ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे राहुल।
आरती गुस्से में चले जाते हैं किचन रूम में और चाय बनाते हैं। आरती सोच रही थी चाय पिला के इन दोनों को जाने के लिए रवाना कर दूंगी। लेकिन राहुल जैसे ही वो चाय बनाने के लिए आरती जाती है, राहुल को अक्षय कहता है, अरे राहुल, तू तो कह रहा था जो तेरी होने वाली पत्नी, तू जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी बोलता है वो चुपचाप तरीके से सुनती है, तेरा हर बात मानते। यहाँ तो मसला कुछ और ही है। तो राहुल को भी बहुत बुरा लगता है जब अक्षय इस टाइप का बातें करता है, राहुल को सुनाता है। राहुल कहता है, देख भाई, आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जा सकते। अक्षय कहता है, देख, वो तो नाराज हो गई, वो कैसे हम दोनों की बात मानेगा। राहुल के लिए भी मुसीबत बन गया। राहुल सोच रहा, अरे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है और आने वाले पत्नी है। तो फिर दोनों के लिए तब तक आरती चाय बना कर लेके आए। चाय पी रहा था। राहुल ने कहा, तुम भी पी लो, लेकिन आरती गुस्से में थी, इसीलिए चाय पी नहीं रही थी। नहीं, राहुल ने समझाया, अरे बाबा, मजाक कर रहा था, ये तुम्हारा देवर लगेगा। तो देवर भाभी में मजाक नहीं होते क्या? तुम क्या रुठ के बैठ गई हो? बहुत अच्छा लड़का है, तुम इससे जब मिलोगे ना, बातें करोगे ना, तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। आरती को समझाया, आरती भी चाय पीने लगती है। तभी इन दोनों ने, इन राहुल और अक्षय ने पूरा तैयारी के साथ आया था। फिर उन दोनों ने, जब वो चाय बना रहे थे, दोनों के बीच में कुछ साठगांठ हुई थी, और उसी साठगांठ के तहत चाय जैसे ही पीना खत्म होता है, राहुल को आप आरती जाने के लिए कहती है, जो जाओ, रात हो रही है, तुम दोनों को जाना भी है, तुम लोग अभी चले जाओ, क्योंकि घर में कोई नहीं है, दादी बाजू के कमरे में सो रही है, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगा, रात के वक्त तुम आए हो। तो एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, फिर कभी मौका मिलेगा तो दिन में मुलाकात करते, बात करते हैं। लेकिन इन दोनों के मन में तो कुछ और ही था। इन दोनों के दिमाग में शैतान जो हावी हो चुका था, और इसमें गलती कहीं ना कहीं आरती का ही थी। अब उन दोनों ने जो साठगांठ किया था, उसके तहत राहुल जो उठ खड़े होते जाने के बहाने में, लेकिन दरवाजे में कड़ी लगा देते। तीनों घर के अंदर थे। जैसे कड़ी लगाता है, आरती का एकदम शरीर कांप उठता है। ये लोग क्या करने वाले हैं? दो मर्द है, और वैसे होने वाला पति था। उसकी बातों से आरती को डर लग गया था। ये हरे हरकत जो दरवाजा बंद किया, और ज्यादा डर गया। आरती कुछ कह पाती, इतने में जो है राहुल आरती के बिल्कुल करीब पहुंचता है और उसको बेड पर पटकते हैं। तो आरती उठने की कोशिश करती है, तब तक जो है उसके ऊपर वो एकदम हाथ बद रख देते हैं, और आरती कहती है, देखो, ऐसा वैसा कुछ करना मत, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, तुम दोनों को फिर लोग पकड़ के मारेंगे। लेकिन कहाँ सुनने वाला था ये दो था। दोनों उसके ऊपर हावी हो जाता, फौरन उसकी ही दुपट्टे से उसका मुंह पर बांध देते, ताकि वो आवाज ना कर पाए। अब वो हाथापाई करने लगी, तो दोनों ने मिलकर हाथ भी दबाते, पैर भी दबाते, और जो भी कमरे के अंदर साड़ी वगैरह थी, उससे उसका हाथ पैर बांध देते। फिर वही करता है जो आरती कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर दोनों ने मिलकर वारी वारी, राहुल और अक्षय ने आरती का इज्जत के साथ खेलता है। और जैसे कि मैं बताया, दोनों तैयारी के साथ गया था, दोनों नशे में थे, और ज़्यादा नशा करता है, यानी शराब वगैरह साथ में लेके गया था, बिहार साथ में लेके गए थे। घर पर कोई नहीं था, आरती ने सब कुछ बता दिया था। सर्दी का मौसम था, बड़ी इत्मीनान के साथ ये लोग नशा कर रहे हैं, और बारी बारी जब भी जिसका मन कर रहा है उस आरती का इज्जत के साथ खेलने लगता है, इज्जत लूटने लगता है। कई घंटों तक ये दोनों यही करते रहता है। आरती बेहोश हो जाती है। आरती जब बेहोश हो जाती है, फिर इन दोनों को अब लगने लगा जो हम दोनों को चलना चाहिए। अब थोड़ी देर में सुबह होएगा, लोग जागने लगेगा, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत बन सकता है। दोनों लेकिन फुल नशे में था। तब देखता है कि चलो ठीक है, दोनों तय कर लेते हैं। राहुल और अक्षय जाने के लिए अब तैयारी कर रहा था। तो इतने में अक्षय कहता है, भाई इसे तो छोड़ नहीं सकते, ये सुबह उठ के सबको बताएगी, फिर हम दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो राहुल कहता है, बात तो तूने सही कहा, तो क्या करे? अक्षय कहते हैं, इसे मार देते, गला दबा देते। जैसे उसके गला दबाने की जाता है तो देखता है कि वो तो बेहोश है। तो राहुल कहता है, अरे ये तो बेहोश है, इसे क्या पता, इसे कुछ पता भी नहीं है। अक्षय कहता है, ऐसा कैसा नहीं पता? बोलता, देखना बेहोश हो गया। अब बेहोशी की हालत में कोई उसके साथ जो कुछ भी होता है उसको कुछ पता नहीं चलता, उसको याद नहीं रहता। अक्षय कहता है, ऐसा नहीं है। तो दोनों में इस बात को लेकर बहस होता है। देखो, दोनों नशे में था। फिर बहस होते होते अक्षय भी मान जाता है, जो चल भाई, अगर तू बोल रहा है जो बेहोशी में कुछ याद नहीं रहता, देखना अगर याद आएगा तो मुसीबत बन जाएगा। राहुल कहता है, अरे मेरा होने वाला पत्नी है, वो क्या क्या किसी को कुछ कह सकती है, अगर मेरा नाम आएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो हाँ, उसका होने वाला बीवी है, कुछ दिनों में उसके साथ शादी हो जाएगी। तो इसीलिए राहुल और अक्षय
आरती को उसी अवस्था में छोड़कर वो दोनों चले जाते हैं। सुबह होती है, दादी का आँख खुलती है। दादी सोचती है, अरे आरती अभी तक क्यों नहीं उठी? सबसे पहले तो आरती जागती है, घर का काम-काज करती है जब, लेकिन आरती आज उठी क्यों नहीं? दादी कैसे भी करके अपने कमरे से निकालती है और निकाल के पोती के कमरे में आती है। अब भले ही कम दिखाई देता था, लेकिन दिखाई तो देता था। लेकिन जब अपने पोती आरती को इस अवस्था में देखता है, उसके शरीर में कपड़ा नहीं है, उसके मुंह बांधा हुआ है, हाथ बांधा हुआ, पैर बांधा हुआ है और वो छटपटा रही थी। ना वो खुद का जो बंधा हुआ हाथ है, पैर है, वो खोल पा रही थी और ना ही मुंह से आवाज कर पा रही थी, लेकिन उसका होश आ चुकी थी। दादी आती है, दादी उसका मुंह से पट्टी खोलती है और रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, दादी के गले लग जाती है। दादी पूछती है, क्या हुआ तेरे साथ, कौन आया था? दादी को तो लगा अनहोनी हो गया, कोई आकर इसके साथ ये बदतमीजी किया होगा। तो आरती रोते हुए सारी बात अपनी दादी को बताती है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये करने वाला राहुल है। अब दादी कुछ समझ नहीं पाती है, जिस लड़का के साथ इसका कुछ ही दिनों में शादी होने वाला है, तो उस लड़का ने आखिर ऐसा किया। अब दादी इस बात को छुपा देती है। दादी कहती है, चल जान दे, कोई बात नहीं आरती, तेरे साथ उसका शादी होने वाली है, तो इस बात को तू किसी को कह मत, नहीं तो बदनामी होगी। जब तेरे साथ उसके शादी हो जाएगा, ये सब तो होना ही है, जाने दे। लेकिन आरती कहती है, दादी मैं कैसे जाने दूं, राहुल अकेला नहीं था, राहुल के साथ एक उसका दोस्त भी था, वो भी आया था, दोनों ने मिलकर हमारे साथ ये किया। इसे सुनने के बाद दादी के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। दादी फौरन पोती का कपड़ा पहनाती है, पोती को सही करती है, यानी कपड़ा वपड़ा पहना के उसे कहती है, हाथ पकड़ते, चल चल पुलिस स्टेशन। आरती कहती है, माँ को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन लगाकर दोनों से फ़ोन पे बातें करते हुए पुलिस स्टेशन जा रहे थे और सीमा को सारी बात बता देती है, जो कुंभ के मेले में गई थी, यानी आरती की माँ। आरती की माँ को जैसे ही आरती के बारे में पता चलता है, वो रोने लगती है। उसके साथ गांव वाले जो थे, वो लोग पूछने लगा, जो क्या हो गया सीमा, क्यों रो रही है? तो सीमा इस बात को छुपा देती है। अपनी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है, उनके गांव वाले जो भी उनके साथ थे, उन लोगों को नहीं बताती जो मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। वो कहती है, जो आरती का पापा आया हुआ, मुंबई में रह रहा था, वो काम कर रहा था, जो आरती का पापा आया हुआ उनका तबीयत खराब है, इसीलिए वो गाँव आ गया, तो मुझे जल्द जाना होगा। तो गाँव वाले ने कहने लगा, अरे अभी तो हम लोगों को डुबकी लगाना बाकी है। तो सीमा कहने लगी, एक काम करो, क्योंकि ज़्यादा दूरी में नहीं था, बस 50 किलोमीटर का दूरी में था लखीसराय से, तो इसीलिए सीमा ने कहा, आप लोग रहो, मैं चली जाऊंगी, मैं ट्रेन पकड़ के चली जाती हूँ। उन लोगों ने भी कहा, चलो ठीक है बाबा, उसके मर्द, उसके पति का तबीयत खराब है, बॉम्बे से गांव लौटा है, तो उनको जाना ज़रूरी है। सीमा वहाँ से चली जाती है। आने के बाद अपनी बेटी, तब तक जो है आरती और आरती के दादी दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर चुके थे राहुल और उसके दोस्त अक्षय के खिलाफ। पुलिस में इस मामले को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो करे तो क्या करे। लेकिन इन दोनों का, खास करके दादी का ये कंप्लेन थी। दादी बार बार कह रही थी, जो भले ही ये शादी टूट जाए, पुलिस भी समझाने की कोशिश किया, चलो होने वाला पति है, उसके साथ ही शादी होगा, लेकिन दादी का कहना है नहीं, भले ही शादी टूट जाए, शादी ना हो, ऐसे गलत इंसान के साथ तो शादी हो ही नहीं सकते। जो शादी से पहले ही अपने दोस्त के साथ मिलकर होने वाली पत्नी का इज्जत का साथ खेल सकता है, तो शादी के बाद वो क्या क्या कर सकता है। पुलिस को भी समझ में आती है ये बात। इसीलिए दादी के कहने पर रेप का चार्जेस लगा के, यानी गैंग रेप कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर के मामला दर्ज होता। दोनों का गांव 8 किलोमीटर की दूरी में था, उसी पुलिस स्टेशन के अंदर था। पुलिस का एक टीम को भेजता है, राहुल और अक्षय को उसके घर से हिरासत में लेता है। लाने के बाद जब पुलिस स्टेशन में उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ कर रहा है, दोनों के पास कोई चारा नहीं था सच्चाई कबूलने के अलावा। दोनों ने सच्चाई कबूल लेता है और पूरी बात बताता है। पूरी बात बताने के बाद दोनों के ऊपर मामला तो दर्ज हुआ ही था, कई सारी धारा लगा कर दोनों को कोर्ट पेश करता और जेल भेज देता। उसके बाद सीमा भी आ जाती है घर पर। सीमा आने के बाद सीमा को जब पूरा डिटेल आरती बताती है, तो सीमा को एक गलती का एहसास ज़रूर होती है। सीमा को अपनी बेटी के ऊपर जो इतनी भरोसा था, इतना विश्वास था, कहीं ना कहीं सीमा का वो भरोसा, वो विश्वास इस लड़की आरती ने तोड़ी थी। और आरती का भी वही विश्वास, वही भरोसा राहुल ने तोड़ा था, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, जिसके साथ उसका ज़िंदगी गुजारना था, उसी ने उसका भरोसा, उसका विश्वास तोड़ दिया। तो ऐसी कहानी जब सामने आया, धीरे धीरे लोगों को पता चला, जब शादी टूटा,
लो वजह पूछा। आखिरकार कितना भी छुपाओ, धीरे धीरे जब राहुल और अक्षय का जेल हुआ, उसके गांव से भी खबर फैलते फैलते रिश्तेदारों में आया, फिर पूरा उस इलाका में ये खबर जब लोगों के कान में पड़ा, लोगों को तो यकीन करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए शादी से पहले भले ही आपके साथ शादी तय हो गया हो, किसी लड़का के साथ अगर आपके घर की बेटी की शादी तय हो जाता है, आंख बंद करके उसी लड़के के साथ अगर घर की बेटी को खुला छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही गलती है, जो इस सीमा ने किया था। जब राहुल से आरती मिला करती थी, तभी उनको रोकना चाहिए था, टोकना चाहिए था। जो शादी से पहले मिलना जुलना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हाँ, सारे लोगों के सामने मिलना बात अलग है, लेकिन अकेला मिलना कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये था वो पूरा कहानी के बारे में। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप हमारे चैनल स्टोरी बाय रहमान पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और कुछ कहना है, अगर कुछ नहीं भी कहना है, आप कहाँ से वीडियो देखते हो उसके बारे में भी आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।